जमीनी हकीकत ये है, इनके जो मालिकाना हक है कांग्रेस के नेताओं का, वो छीना जा रहा है। विपक्ष के लोग ना संसद के अंदर नेता बन सके, ना सड़क के ऊपर नेता बन सके। कब्रिस्तान की जमीन छीनी जाएगी, मस्जिद की जमीन छीनी जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कांग्रेस ने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया मुसलमान समाज को। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुस्लिम आस्था पर प्रहार नहीं, व्यवस्था पर सुधार है। नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका नाम आते ही हमारे दिमाग में कई प्रकार के सवाल आते हैं, जिस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं असम की डॉक्टर जाफरीन महजबीन, जो कि मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। जाफरीन जी, विपक्ष का कहना है कि इस विधेयक के आने से मुस्लिम बेघर हो जाएंगे, उनकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। इस प्रकार के आशंकाओं और आरोपों पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये बिल्कुल ही बेबुनियाद आरोप है विपक्ष का। आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद आज मुसलमान समाज के लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलने जा रही है। वक्फ प्रॉपर्टी को जिस एजेंडा से रखे जाते हैं, जिस एजेंडा में उपयोग करना चाहिए, वो अभी तक पिछले 75 साल से ज़्यादा उसको दुरुपयोग किया जा रहा था। पहली बात तो ये है कि विपक्ष के नेताओं का एक स्टेटमेंट बड़ा चल रहा है उन लोग का कि असंवैधानिक। विपक्ष के नेता गौरव गोगोई जी बोलते हैं कि ये अमेंडमेंट असंवैधानिक है। गौरव गोगोई जी से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि अभी तक करीबन 46-44 बार अभी तक अमेंडमेंट हो चुकी है। आज क्यों फिर से 2024-25 में क्यों अमेंडमेंट लाने के लिए हम लोग को मजबूर होना पड़ा? क्योंकि अभी तक कांग्रेस विपक्ष ने अभी तक जितना संशोधन लाया वो कुछ लागू नहीं किया अभी तक। बताना चाहती हूँ आप लोग को कि वक्फ के जितने भी प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज को अभी डिजिटाइज करके एक रिकॉर्ड में लाया जाएगा। मस्जिदों, कब्रिस्तान और बाकी चीज़ों को हड़पने की तैयारी हो रही है, ऐसी अफवाह विपक्ष फैला रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत अफवाह फैला रही है। इनकी जो जमीनी हकीकत ये है, इनकी जो मालिकाना हक है कांग्रेस के नेताओं का, वो छीना जा रहा है। इसीलिए उनके पैरों के नीचे की जमीन घिसक रहे हैं। आज उन लोग की राजनीतिक स्थिति घट रहा है। नेता या तो संसद के अंदर होते हैं या सड़क के ऊपर। ये लोग, विपक्ष के लोग, ना संसद के अंदर नेता बन सके, ना सड़क के ऊपर नेता बन सके। और आज वो लोग क्यों इतना उन लोग का घबराहट हो रहा है? याद रखिए, वक्फ बोर्ड, वक्फ के प्रॉपर्टीज दीन के लिए सृष्टि किया गया था, दीन के लिए उपयोग करने के लिए 1863 से ये लागू है। जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स है, अभी तक वक्फ कमेटी जो चला रहे थे, वक्फ प्रॉपर्टी को संचालन जो कर रहे थे, वो थे कांग्रेस के छत्र छाया में पले बड़े लोग। अगर कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, अगर यूपीए, इंडिया अलायंस मुसलमान को प्रतिनिधित्व करते हैं, सोचते हैं, तो क्यों अभी तक उन्होंने ये लागू नहीं किया? क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्यों डिजिटाइजेशन नहीं है? क्यों कोई रिकॉर्ड नहीं है? 37.39 हेक्टर्स ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी अभी पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में वक्फ के प्रॉपर्टी के हवाले, वक्फ के नाम हवाले है। वक्फ के हवाले अगर है तो कहाँ है स्कूल कॉलेज? कहाँ है महिलाओं के उत्थान के लिए कोई इंस्टीट्यूशन? कहीं हम देखे हैं? कहीं अंधों को इलाज किया गया है? क्या कहीं पे किसी को विद्यालय का सुविधा दिया गया है? क्या वंचित, पीड़ित और शोषित समाज जो मुसलमान के हैं, क्या उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य किया गया है? हम सवाल करना चाहते हैं वो गलत लोगों को जो अफवाहें फैला रही है कि कब्रिस्तान की जमीन छीनी जाएगी, मस्जिद की जमीन छीनी जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और ये तुष्टीकरण की राजनीति में आप लोग रोटी नहीं सेक सकेंगे। साथ ही में मैं बोलना चाहती हूँ आपको, 3 तलाक के कानून को खत्म करने वाले एक ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आज बिना महरम के हज जा सकते हैं मुस्लिम महिलाएं। क्यों ये कार्य क्यों कांग्रेस ने नहीं किया? क्यों कांग्रेस कभी नहीं किए? कांग्रेस तो मुसलमान समाज के अभिभावक समझते हैं, राजनीतिक अभिभावक, सामाजिक अभिभावक, अर्थनैतिक अभिभावक, प्रतिनिधित्व वही लोग करते हैं। और ये समाज को कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। कांग्रेस ने कभी आगे बढ़ने नहीं दिया मुसलमान समाज को, और बोलते हैं कि हम मुसलमान के हित के लिए सोचते हैं। ये तो जाफरीन जी, जैसा अभी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तो आप क्या एक अंतर स्पष्ट कर सकती हैं? क्या हर मुस्लिम संपत्ति वक्फ की संपत्ति है? हर मुस्लिम संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं है, क्रिस्टल क्लियरली मैं बोल रही हूँ। और हर वक्फ की संपत्ति मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई या हिंदू के नहीं है।
वक़्फ़ की प्रॉपर्टी पहले, ये अधिनियम आने से पहले तब हुआ करती थी जब कोई डिक्लेयर कर देते हैं आप, या अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर हो आप डिक्लेयर कर सकते हो, या आपके फैमिली की कोई भी मेंबर वक़्फ़ प्रॉपर्टी है डिक्लेयर कर सकते थे। क्या पिछली सरकारों ने वक्फ की संपत्तियों का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दुरुपयोग किया? आपका सवाल होना चाहिए, क्या पिछली सरकारों ने वक़्फ़ की संपत्तियों का उपयोग किया? दुरुपयोग किया तो सभी लोग जानते हैं, उपयोग क्या किया वो जानना चाहिए हम लोग को। क्या उपयोग किया है, क्या उपयोग किया है पिछले सरकारों ने? विपक्ष के जब सरकार थे, कांग्रेस की जब सरकार थे, उन्होंने क्या किया? उनके छत्र छाया में पले बड़े जितने नेता थे, जो शक्तिशाली लोग थे, वो वक़्फ़ को कंट्रोल कर रहे थे। वो प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होती थी, वो प्रॉपर्टी वही बोर्ड के हाथों होती थी, और उन लोग का ऐसा था कि उन लोग का रिकॉर्ड नहीं था। कभी इसकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी तो किसी और ने, आप अगर आपके कज़न चले गए कहीं और नौकरी करने के लिए, 3 साल नहीं है, आप उनकी प्रॉपर्टी को आराम से वक़्फ़ के हवाले कर सकते हैं। तो दिक्कत ये था कि वहाँ पे कुछ भी चैरिटेबल एक्टिविटी कभी हुई नहीं है। समाज कल्याण, समाज उत्थान के लिए कुछ कल्याणकारी कुछ कर्म हुई नहीं है। रिकॉर्ड है क्या? मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष के नेताओं को, मैं पूछना चाहती हूँ कुछ रिकॉर्ड है क्या? पूरा छिट्टा फाड़ चुके हैं। हमारे पिछले सरकारों ने जितने कर्म किए हैं उनके काली करतूतों के छिट्टा फाड़ चुके हैं। अभी आज मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से मुसलमान समाज को एक सिस्टमैटिक प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंटल प्रोसीजर के आगे तहत वो आगे लेके जा रहे हैं, मुसलमान समाज चरण स्पर्श करके मोदी जी को कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। आज भोपाल में देखिए, मध्य प्रदेश, आप आसाम में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, पार्लियामेंट हाउस के बाहर उस दिन आप देख रहे थे किस तरीके से मुसलमान समाज के हर व्यक्ति, हर महिला आके पूरे समर्थन कर रहे थे एनडीए की सरकार के सिद्धांत को लेके। 288 नंबर, 288 आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके पीछे का इरादा, और इसीलिए आज ये संशोधन हो पाई है, आज ये अधिनियम लागू हो रही है, ये कानून लागू हो रही है, क्योंकि इसके पीछे इरादा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने इरादे महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज ये सरकार, एनडीए की सरकार आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास जो बोलते हैं मोदी जी करके दिखा रहे हैं। अभी जैसा आपने बताया कि पूरे देश में मुस्लिम समुदाय इस बिल का समर्थन कर रहा है, चाहे भोपाल का एग्जाम्पल आपने दिया, पार्लियामेंट के बाहर हुआ, दिल्ली का आपने एग्जाम्पल दिया, तो आप एक बात बताइए, आपको लगता है क्या इस वक्त इस संशोधन की आवश्यकता थी? क्या इस संशोधन से मुस्लिम समाज को लाभ क्या मिलेगा? ये संशोधन की आवश्यकता बहुत पहले थी, हमारी पैदाइशी से पहले, अंबुज जी। और ये जो स्वच्छता लाने की जो प्रक्रिया है, विपक्ष की जो स्वच्छता लाने की एक्टिविटीज वो दिखाते हैं, जब वो सत्ता पक्ष में थे कांग्रेस, तो उन्होंने क्या किया कि हम स्वच्छता लाना चाहते हैं अपने कर्मों को, अपने एक्टिविटीज़ के ऊपर, अपने संचालन के ऊपर, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो उन्होंने संशोधन लाया पर संचालन नहीं कर पाया। कांग्रेस कभी संचालन नहीं कर पाए। 2013 में जो अमेंडमेंट लाए वो क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाए? अगर ये अमेंडमेंट नहीं होती, आज वक्फ के लाखों करोड़ों प्रॉपर्टीज, लाखों हजार करोड़ों प्रॉपर्टीज आज बेनामी रह जाते। और जो कांग्रेस के नेता है वो वहां पे रोटी सेकते सेकते, वो वैसे ही उनके जनरेशन बाय जनरेशन वो लोग यूटिलाइज करके आ रहे हैं और वैसे ही चले जाते। पर आज पूरे देश को आगे लेके जाने के लिए समर्थन हो पा रहे माननीय मोदी जी एकमात्र, क्योंकि he represents every single citizen of every community, every sect, every color, every creed of the country, and that is why everybody is supporting him today. आज मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व करने के लिए ओवैसी जी बहुत ढोल बजाते हैं संसद के अंदर में। Why he did not take this into confidence? क्यों वो अधिनियम को सपोर्ट नहीं कर रहे थे? क्यों विपक्ष के लोग गौरव गोगोई क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे? सवाल ये है, क्यों नहीं कर रहे थे? अगर आप मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्यों नहीं कर रहे थे? अभी जैसे आपने बताया, ओवैसी का नाम लिया, तो कुछ लोग इस विधेयक को, ओवैसी जैसे या बाकी और भी विपक्ष के नेता, ये बता रहे हैं कि ये विधेयक जो है ये मुस्लिम विरोधी है। इन दावों पे कोई सच्चाई नहीं है, पहली बात। और ये खोखले विरोधिता जो कर रहे हैं,
ये जो खोखले विरोधता जो कर रहे हैं विपक्ष के लोग, हकीकत यही है कि उन लोग के मालिकाना हक छीना जा रहा है। हमें समझना होगा कि विपक्ष के मालिकाना हक छीना जा रहा है, इसीलिए वो लोग अफवाहें फैलाए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली इन अ सीरीज ऑफ एपिसोड्स कि सरकार टूट जाएगी, केंद्र सरकार टूट जाएगी। क्यों टूटेगी? वक्फ बिल पास होने से। वक्फ बिल पास होने से केंद्र सरकार टूट जाएगी। ऐसे ऐसे अफवाहें फैलाते हैं ना, खोखले अफवाहें, आज औकात में आ गए हैं। कांग्रेस जब करे तो ये संशोधन है। गौरव गोगोई जी को मैं बताना चाहती हूँ, असम का सांसद, विपक्ष में बहुत टेबल ठोक के आप बोल रहे थे असंवैधानिक। जब आप लोग करते हैं तो ये संशोधन है, जब भाजपा एनडीए करती है तो ये विघटन है, गला घोटन है। मुसलमान समाज के उत्थान के लिए ये गला घोटन है। अगर गला घोटन है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को क्यों मोदी जी वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? क्यों जेपीसी रेकमेंड किया है कि वहाँ पे 11 मेंबर्स, स्टेट में 9 मेंबर्स को ऐड करेंगे? क्यों वहाँ पे अधिवक्ता को लिया गया है? क्यों वहाँ पे रिटायर्ड जज को लिया गया है? क्यों वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिया गया है? सो दैट देयर इज अकाउंटेबिलिटी, देयर इज डिजिटाइजेशन, देयर इज नो अपीजमेंट, देयर विल बी इक्वलिटी फॉर ऑल। इसीलिए आप लोग वो उसको समर्थन नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे। जब तक आप लोग का इरादा नहीं नेक होगा, आप लोग हजारों बिल आप लोग विरोधिता करे, आप लोग कोई भी बिल समर्थन करे या ना करे, इस देश में उत्थान होगी और मोदी जी की नेतृत्व में जरूर मुसलमान समाज आगे बढ़ेगी। आज पूरे मुसलमान समाज दृढ़ता से मोदी जी और एनडीए सरकार को समर्थन किए आ रही है। और साथ ही में मैं बताना चाहती हूँ, आज के तारीख तक करीबन 10,000 केसेस पेंडिंग है जो वंचित पीड़ित मुसलमान के प्रॉपर्टी को हड़पे गया था। अभी आपने जेपीसी की बात करी तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। 2006 की बात है, जब सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसमें क्या था कि जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उससे वक्फ को सालाना 12,000 करोड़ का इनकम होना चाहिए था। लेकिन आज 2025 का समय है और कल जो रिपोर्ट आई है सदन में, उसमें हमें पता लगा कि 165 या 166 करोड़ के करीब में ही वक्फ की कमाई हो रही है सालाना। तो क्या इसमें भ्रष्टाचार के संकेत हैं? इसमें खाली भ्रष्टाचार के संकेत नहीं है, इसमें अत्याचार की संकेत है। अत्याचार ये मतलब कैसे कह सकती हैं आप? अत्याचार, मानसिक अत्याचार, शारीरिक अत्याचार नहीं। पिछड़ित, वंचित, शोषित समाज को मानसिक अत्याचार करके अब जहाँ पे 12,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना था, और ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू नहीं जनरेट होना था, ये वंचित पीड़ित समाज के लिए रेवेन्यू जनरेट होना था। वहाँ पे 163 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 164 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुई गई है, वहाँ पे दिखाया गया है। उसका अर्थ ये है कि मानसिक अत्याचार से भुगत रहे थे वंचित पीड़ित शोषित समाज। हमारे पचमांडा समाज, हमारे बोहरा समाज, हमारे आगा खानी समाज, सब लोग यहाँ पे भुगत रहे थे। दे आर द विक्टिम्स ऑफ द रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वक्फ बोर्ड्स ऑल द वाइल सिंस टाइम इमेमोरियल। आई टेल यू दिस, वन मोर पॉइंट आई वांट टू ऐड ऑन। वक्फ के जो प्रॉपर्टी है ना, उन पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रहा, ना रिकॉर्ड रहा, ना ओनरशिप के डिटेल्स रहा। और एक बात है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलत कार्य हो रही थी। Why am I saying you? As a Indian, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम लोग जिस आदर्श विचार में हम लोग पले बड़े हैं, हम सभी धर्म को सम्मान करते हैं, सबके आचार विचार को हम लोग सम्मान करके जी आ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वक़्फ़ के प्रॉपर्टी को वक़्फ़ के हवाले, एक प्रॉपर्टी को वक़्फ़ के हवाले करने से पहले वो प्रॉपर्टी इस्लामिक रिलीजियस पर्पस और इस्लामिक वेज ऑफ लाइफ के लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम 5 years। वो पहले ये कानून नहीं थी वक़्फ़ बोर्ड में, कांग्रेस के समय में ये कानून नहीं थी। अभी एनडीए की समय में ये कानून लागू की गई है कि वक़्फ़ के हवाले अगर कोई प्रॉपर्टी किया जाएगा, उससे पहले करीबन 5 से 6 महीने उसको प्रैक्टिस करना होगा that this was used for Muslim Islamic purposes only, then you can hand this property over to the वक़्फ़ board. Imagine, whoever thought मोदी जी इतने गहराई तक
इतने गहराई तक, डेप्थ तक उन्होंने स्टडी किया है कि आज हमारे मुस्लिम समाज को जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, सो कॉल प्रतिनिधित्व कर रहा है संसद के अंदर, उन्हीं को बहुत चीजें मालूम नहीं है और मालूम हो के भी अनदेखी, अनहोनी होने का नाटक कर रहे हैं। और अभी लोगों को समझ में आ गया है हकीकत क्या है। मैं महिला हूं और मैं जानती हूं और मैं दावा ठोक के कह सकती हूं कि इस बार व्यवस्था में बुद्धिमत्ता की सर्जरी हो रही है। पहले था कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की एंट्री नहीं, और अभी क्या है, संशोधन आने के बाद वक्फ बोर्ड में सरकार महिलाओं की एंट्री देने जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, ये ऐतिहासिक फैसला है और ये एनडीए की सरकार ने इतिहास रचा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत मुसलमान महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, की जा रही है और अभी से मुसलमान समाज की महिलाओं को, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगी जहाँ पे वो परफॉर्म कर सकेगी इंटेलेक्चुअली, सोशली, इकोनॉमिकली, एंड दे विल बी एबल टू प्रूव देयर टैलेंट थ्रू प्रॉपर implementation of this bill, supporting the board and bringing their efficiency on the table, जहाँ पे मैं अभी बताई थी कि निर्णय की टेबल पे मुस्लिम नारी की मोहर लगने जा रही है। Thank you so much, Honorable Prime Minister, for giving us this respect and the opportunity and making it an absolute inclusive development strategy for the Muslim community of India. विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि ये विधेयक मुस्लिम की धार्मिक आज़ादी पर, मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आज़ादी पर हमला है। इस पर आप क्या कहेंगी? ये वक्फ अमेंडमेंट बिल मुस्लिम आस्था पर प्रहार नहीं, व्यवस्था पर सुधार है। आज मैं मुसलमान समाज से होने के नाते, एक महिला होने के नाते, अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल महिलाओं और हमारे मुसलमान समाज के उत्थान के लिए अगर नहीं होती तो आज मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ के चर्चा में टेबल में कभी नहीं आती। अभी विपक्ष के नेताओं का डर सता रहे हैं कि उन लोग के जो मुस्लिम के वोट बैंक के दुकान खोल के रखे थे, उस दुकान की अभी शटर डाउन हो चुकी है। मैं मोदी सरकार के साथ साथ उनके सहयोगी दल के नेताओंगण, विशेष रूप से माननीय नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ साथ जितने भी सहयोगी दल हैं जिन्होंने समर्थन किया है इस बिल का संसद के अंदर, आपको मुसलमान समाज के ओर से, विशेष रूप से मुसलमान समाज की महिलाओं की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया गुजारना चाहती हूँ।